हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सूर्यातप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट। आइए देखते हैं सूर्यातप किसे कहते हैं। सूर्यातप अर्थात पृथ्वी के ऊपर जब जो सूर्य की किरणें आपतित होती हैं उसी को सूर्यातप कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहेंगे, सूर्य विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी पर आपतित होता है उसे आपतन अथवा सूर्यातप कहते हैं। अर्थात मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और इसकी यह आपका सूर्य है। यहाँ से जितनी किरणें, जो भी इसके ऊपर जो किरणें निकल रही हैं, तो जितना भाग इस पर पृथ्वी पर मिल रहा है वही आपका क्या है, सूर्यातप है। फिर उसके बाद बात की जाए सौर स्थिरांक की, तो सौर स्थिरांक का मतलब होता है जैसे सूर्य से जो भी विकिरण आती है वो आने वाली विकिरण पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित मात्रा में प्राप्त होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये आपकी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से जो विकिरण आ रही है ये इसके एक सतह पर एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में ही प्राप्त होगी। इसी को सौर स्थिरांक कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये स्थिर होती है, ऐसा नहीं है कि घटती बढ़ती है। जब भी आप देखेंगे ये आपकी स्थिर रहती है और इसी को सौर स्थिरांक कहा जाता है। नॉर्मली जो सौर स्थिरांक होता है वो 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात 1 सेकेंड में पृथ्वी की सतह पर 1.94 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद देखा जाए सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सूर्यातप का जो वितरण है उसको कैसे कैसे प्रभावित होता है। पृथ्वी के आप देखते होंगे कि पृथ्वी के हर सतह पर एक जैसा वितरण नहीं पाया जाता है। कहीं पर अधिक सूर्यातप मिल रहा है, कहीं पर कम सूर्यातप मिल रहा है। तो उसी में जो आपका वितरण का कारक है, इसमें सबसे पहला जो कारक है वो आपका है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब है जो आपके एंगल होता है कि जिस कोण पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं। ठीक, अगर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, यदि ये किरणें सीधी होंगी इसका तापमान अधिक होगा। यदि ये किरणें तिरछी पड़ेंगी, ठीक, तो इसका तापमान कम पड़ेगा। जैसे जैसे सूर्य की किरणें आप ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे वो तिरछी पड़ती जाती है और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। ठीक, पहला तो आपका है आपतन कोण कि कितने एंगल पर सूर्य की किरणें इस पर पहुंच रही हैं। ठीक, दूसरा है सूर्य प्रकाश की अवधि। अवधि का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, इस पर कितनी देर तक सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं ये भी आपका सूर्यातप को प्रभावित करता है। जितनी अधिक देर तक यहाँ पर सूर्य की किरणें दिखाई पड़ेंगी, सूर्य की किरणें इस पर आपतित होंगी, उतनी ही अधिक मात्रा में सूर्यातप उसको प्राप्त होगा। अगला है सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य की जो विकिरण है, ठीक, इसकी जो मात्रा है कहीं पर कम पहुंच रही है, कहीं पर ज़्यादा पहुंच रही है। तो जैसे जैसे ऊपर नीचे जिसकी जितनी मात्रा होगी उतना ही वहाँ पर सूर्यातप कम और अधिक होगा। विकिरण की मात्रा जितनी अधिक प्राप्त होगी, जैसे आप देख रहे हैं इस पर सूर्य विकिरण अधिक पहुँच रही है और यहाँ पर सूर्य विकिरण की मात्रा क्या है, कम है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा और यहाँ पर तापमान कम होगा। ये क्या है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाला अगला कारक है। फिर हम लोग आप देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। वही अब कोई भी, जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर आप आग के पास हाथ सेकने बैठते हैं ठंडी के मौसम में, तो आप जितनी आग के नज़दीक होंगे उतना ही आपको अधिक ऊष्मा मिलती है। वैसे सूर्य भी पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा उसको भी उतनी ही अधिक मात्रा में जो है उतनी ही कम मात्रा में उसको ऊष्मा प्राप्त होगी और जितना अधिक नज़दीक होगा उतनी ही अधिक मात्रा में उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर अगला है वायुमंडल की पारदर्शकता। वायुमंडल की पारदर्शकता क्या है कि वायुमंडल जो है वो आपका वायुमंडल कितना पारदर्शी है। ठीक है, अगर वायुमंडल स्वच्छ है तो उसकी पारदर्शकता क्या होगी, अधिक होगी, और जितना अधिक पारदर्शी होगा सूर्य की किरणें उतना ही पृथ्वी की सतह पर पहुँचेंगी और जितना ही ये क्या होगा, कम मात्रा में होगा, उतना ही सूर्य की किरणें इस पर कम पहुँचेंगी। ठीक, तो ये रहा आपकी सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम लोग देखते हैं सौर विकिरण का वायुमंडलीय अवक्षय। वायुमंडलीय अवक्षय क्या है? अवक्षय का मतलब जो आपको सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं उस किरणों में पूरी की पूरी किरणें क्या है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही हैं। तो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। यहाँ से जो किरणें यहाँ तक आती हैं
इसमें से जो आपका वायुमंडल है, कुछ क्या होता है इस वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ इसमें वायुमंडल से टकराकर इधर उधर फैल जाती हैं, और कुछ वायुमंडल द्वारा विसरित कर दिया जा रहा है, कुछ का प्रकीर्णन हो जाता है जिससे आप दिन के प्रकाश के रूप में देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार सूर्य के विकिरण का जो भाग पृथ्वी की सतह की ओर आता है उसका कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या वायुमंडल द्वारा क्षय कर दिया जाता है। इसी को वायुमंडलीय अवक्षय कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे आप देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, वायुमंडलीय अवक्षय के 4 स्थिति है। पहला क्या है? प्रकीर्णन, दूसरा है विसरण, तीसरा है अवशोषण और चौथा है परावर्तन। मान लीजिए कोई भी आपका सूर्य से जो भी प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, ठीक है, इसमें से कुछ तो क्या किया गया, वायुमंडल द्वारा वापस फिर से लौटा दिया गया, कुछ को क्या किया गया, ये इधर उधर फैला दिया गया, ठीक, और कुछ को क्या किया गया, इसके वायुमंडल के में जो यहाँ पर धूल कण है, गैसें, इसको अपना सोख ली, ठीक है, और कुछ को इन्होंने क्या किया, प्रकीर्णित कर दिया, ये कई भागों में टूटकर इधर उधर बिखर गई। ठीक, ये आपका क्या है, वायुमंडलीय जो अवक्षय है उसके प्रारूप है कि किस प्रकार वायुमंडलीय अवक्षय हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें अलविदो की। अलविदो जो होता है वो सामान्यतः क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर आपतित जो विकिरण है और पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष को परावर्तित विकिरण की मात्रा, दोनों के अनुपात को पृथ्वी का अलविदो कहा जाता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, इससे कितनी मात्रा पृथ्वी पर आ रही है, ठीक, हमेशा जो आएगी वो मान लीजिए 100% आएगी। ठीक है, अब इस 100% में जो भी आपका आएगा, ठीक है, अब 100% का कुछ भाग क्या किया जाएगा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाएगा और कुछ भाग क्या किया जाएगा, परावर्तित किया जाएगा। इसके अवशोषण और इसके परावर्तन का जो अनुपात है वही क्या है, जो यहाँ पर आ रही है और जो यहाँ से परावर्तित हो रही है, इन दोनों का जो अनुपात है उसी को अलविदो कहा जाता है। अब ये बताइए कि अलविदो में किसका परावर्तन अधिक होगा, किसके माध्यम से परावर्तन अधिक होगा और किसके माध्यम से परावर्तन कम होगा। ठीक, अगर बात की जाए धरातल पर विभिन्न स्थितियों की, जैसे आपका हिमाच्छादित धरातल है, ठीक है, जिसे बर्फ़ कहा जाता है, बर्फ़ के माध्यम से परावर्तन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि भाई बर्फ़ क्या है आपकी, एक तो चिकनी है, सतह चिकनी है, दूसरी क्या है, सफ़ेद है। ठीक, और सफ़ेद होने का मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, परावर्तन अधिक होगा। ठीक, तो सबसे अधिक जो परावर्तन होता है वो हिमाच्छादित धरातल से या बर्फ़ से होता है, ठीक, जो 70 से 80% होता है। दूसरा जो आपका होता है मेघतल, जिसे बादल आप कहते हैं, बादल से दूसरा सर्वाधिक परावर्तन होता है, लगभग 75% बादल के माध्यम से परावर्तन होता है। तीसरा जो परावर्तन अधिकतम होता है वो घास युक्त धरातल से होता है, जो 10 से 33% के बीच में होता है, और सबसे कम परावर्तन चट्टानों द्वारा होता है, जो 12 से 15% होता है। ठीक, इस प्रकार जो अलविदो होता है वो अलग अलग चट्टानों का, अलग अलग धरातल के स्वरूपों का अलग अलग होता है। फिर हम लोग बात करते हैं सूर्यातप का जो स्रोत है, सूर्यातप आता कहाँ से है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सूर्य का ग्राफ है, इसमें सूर्य की बात की जाए, जैसे ये बीच वाला जो पार्ट ये सूर्य का केंद्रीय भाग है और ये सूर्य की बाहरी सतह है, जिसे लिखा गया है फोटोस्फीयर। ठीक, तो सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल का। जैसे आपके पृथ्वी का एक वायुमंडल है, पृथ्वी है, उसके चारों ओर एक वायुमंडल है, वैसे सूर्य के चारों ओर भी एक वायुमंडल है, जिसे केमोस्फीयर और कोरोना में विभाजित किया गया है। केमोस्फीयर क्या है, इसका आंतरिक वायुमंडल है, और कोरोना क्या है, इसका बाह्य वायुमंडल है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रकाश मिलता है उसका जो प्रकाश हम लोगों तक पहुँचता है वो निकलता कहाँ से है, तो वो फोटोस्फीयर से निकलता है, और फोटोस्फीयर से निकलने के बाद पृथ्वी की सतह पर ये पहुँचता है। ठीक, इसीलिए इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब इसी में और जो आपका कीमोस्फीयर है, इसके वायुमंडल की 2 स्थितियाँ हैं। जो इसकी निचली स्थिति है, निचली स्थिति जिसे केमोस्फीयर कहा जाता है, यहाँ पर जो गैसें होती हैं वो आयनित रूप में होती हैं। ठीक है, और आयनित रूप में होने के कारण ही इसे केमोस्फीयर कहा जाता है। और जो इसका बाहरी वायुमंडल है वो आपका कोरोना है, जिसमें विरल और अतितप्त गैसें पाई जाती हैं। ठीक, और इसका जो आपका फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है, इसको ग्रेन्यूल कहा जाता है। इसी में देखिए कहीं कहीं पर कभी कभी आप सुने होंगे सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है, तो ये आपका जो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर
फोटोस्फीयर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तापमान आसपास के तापमान से क्या होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है तापमान, तो अन्य सतहों की अपेक्षा क्या दिखेगा, काला दिखेगा। जैसे सामान्यतः आप अंधेरा क्या होता है, जहाँ पर थोड़ा तापमान कम होगा, जहाँ पर क्या होगा सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी, वहाँ पर अंधेरा दिखाई देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि जो क्षेत्र आसपास के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है कम तापमान रखता है, वही क्या होता है आपका सौर कलंक कहलाता है। ठीक, अब जो सूर्य के विकिरण होता है, सूर्य के विकिरण से संबंधित दो सिद्धांत हैं। पहला है बेन का विस्थापन नियम। इसमें इसके अनुसार होता क्या है, जो अधिकतम विकिरण होती है भाई सूर्य के माध्यम से जो विकिरण की जाती है उसकी जो तरंग होती है, मान लीजिए आपकी तरंग है, ठीक है, इस तरंग की जो लंबाई होती है, ये तरंग कितनी लंबी है, इसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है उस वस्तु के निरपेक्ष तापमान, मान लीजिए ये क्या है आपका सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली तरंग है, इस सूर्य का जो निरपेक्ष तापमान है इसके तापमान के प्रतिलोम या इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब जो आपका तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है या इसे जिसे तरंग लंबाई कहते हैं, ये क्या होती है 1/t होती है। यहाँ पर लैम्डा को L से प्रदर्शित किया गया है, L बराबर L इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक, उसके बाद दूसरा जो नियम है वो विकिरण का स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है। बोल्ट्जमैन क्या कहते हैं कि जो विकिरण है, विकिरण का जो प्रवाह है वो विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथाई शक्ति के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका लैम्डा है वो क्या है भाई, पीछे वाले में क्या था, सूर्य से का जितना तापमान था उसका 1/t उसका व्युत्क्रमानुपाती था, लैम्डा बराबर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t था। और इसमें क्या है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है t/4, अर्थात इसका जो कुल तापमान है उसका 1/4 होता है। ठीक, ये आपका विकिरण का नियम है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कृष्णिका। कृष्णिका आप जिसे कहते हैं ब्लैक बॉडी, एक प्रकार की क्या है ब्लैक बॉडी है। ठीक है, जैसे कोई काली वस्तु होती है तो क्या करती है भाई, कृष्णिका वह काल्पनिक वस्तु है जो प्रत्यावर्तन किए बिना आने वाली सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। आप लोग ब्लैक होल के बारे में सुनेंगे। ठीक, ब्लैक होल में क्या होता है किसी भी प्रकार की कोई रेडिएशन बाहर नहीं जाती है, वही स्थिति यहाँ पर है। कृष्णिका की भी यही स्थिति। कृष्णिका क्या होती है, एक आदर्श स्थिति है जिसमें ये माना जाता है कि इसके ऊपर जितनी भी तरंगे आएंगी ये सबको क्या करेगा अवशोषित कर लेगा, किसी भी प्रकार का वापस परावर्तन नहीं होगा। ठीक, तो यही क्या होती है कृष्णिका कहलाती है। फिर उसके बाद आता है ऊष्मा का रूपांतरण। ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, ऊष्मा कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसका स्थानांतरण कैसे होता है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ हैं। पहला क्या है आपका चालन, जिसे कंडक्शन कहा जाता है, ये ठोस में होता है। दूसरा है संवहन, ठीक, जिसे ये द्रव में होता है। और तीसरा है विकिरण, ये गैसों में होता है। ठोस में क्या होता है, एक कण दूसरे कण से ऊष्मा प्राप्त करता है, उसके बाद फिर अगले कण को ट्रांसफ़र कर देता है, इसी को चालन कहते हैं। संवहन में क्या होता है, जो आपका जल है या फिर जो भी आपका पदार्थ है वो क्या होगा ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद ऊपर उठेगा, ऊपर होकर पहले गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर उठेगा, फिर ऊपर जाकर ठंडा होगा। ठीक, तो इस प्रकार वो तापमान में परावर्तन होता है, इसको संवहन कहते हैं। विकिरण में क्या है, पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाएगा, ठंडा वाला क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब अगर बात की जाए भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जो सूर्य तप का वितरण है, ठीक, तो उसके बारे में आप देख रहे हैं कि जैसे 0 अक्षांश पर जो सूर्य तप का वितरण है वो कितना है 100%, अर्थात भूमध्य रेखा पर जो सूर्य तप प्राप्त होता है वो जितना आता है वो पूरा का पूरा प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग सूर्य की किरणें क्या होती हैं सीधी पड़ती हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं। 43 डिग्री से कम इस पर कभी भी नहीं, इसका जो झुकाव होता है वो 43 डिग्री से अधिक नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है 10 अंश अक्षांश पर, 10 अंश अक्षांश पर इसमें जो आपका मिल रहा है वो 99% मिल रहा है, 20 अंश अक्षांश पर 95%, 30 अंश पर 88% और 40 अंश पर 79% आपको पहुँच रहा है। वैसे देखिए आप 50% पर 50 अंश पर 68%,
कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान या सूर्य तप की जो मात्रा है वो घटती जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर बात कही जाती है पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।